गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने संघीय शासन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किया कि संघीय शासन व्यवस्था किस उद्देश्य से बनाई जाती हैं। फिर संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन किस प्रकार होता है वो हमने किया। दो प्रकार से संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन होता है। फिर हमने आदर्श संघीय शासन व्यवस्था की कि आदर्श संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। ये 3 टॉपिक हमने कल किए थे। उससे पहले हमने संघीय शासन व्यवस्था का परिचय किया था। आज जो है हम भारत में संघीय व्यवस्था कैसे है, कैसे काम करती है, ये करेंगे। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें हमने किए थे वैसे तो 3 स्तर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, 3 स्तर की हमारे यहाँ पर सरकारें हैं। लेकिन वो जो है 92 में संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को स्थानीय सरकार का दर्जा मिला था। यहाँ पर जो है संविधान निर्माताओं ने 2 स्तर उस समय पर थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कार्यों और शक्तियों का बंटवारा किया है। तो वो किस तरह से किया है, भारत में किस किस प्रकार कार्य व शक्तियाँ बटी हैं, वो आज करेंगे। तो संविधान निर्माताओं ने 3 सूची बनाई है। सूची बोलते हैं हिंदी में लिस्ट को। संघ सूची या केंद्र सूची पहला, नाम से जैसे पता चलता है केंद्र सूची, यानी इसमें राष्ट्रीय महत्व के वो विषय शामिल किए गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ऐसे 97 विषय हैं उसमें। पहले कम थे, बढ़ गए हैं, बढ़ते रहते हैं समय के अनुसार, जैसे जैसे नए विषय आते रहते हैं। ये फिक्स नहीं है संख्या। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार, इन सभी विषयों को देखने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो इनमें कुछ प्रमुख कौन से, वैसे 97 हैं प्रमुख, जैसे प्रतिरक्षा, डिफेंस, सेना यानी कि जिसको हम कह सकते हैं, विदेशी मामले, बैंकिंग, बैंक यानी कि संचार, कम्युनिकेशन यानी कि मुद्रा, ये प्रमुख विषय हैं जो केंद्र सरकार के पास रहेंगे। राज्य सूची, इसमें भी जैसे नाम से ही पता चलता है, एक लिस्ट उन्होंने केंद्र के लिए बनाई, एक लिस्ट राज्य के लिए बनाई कि राज्य कौन से कार्य राज्य सरकारें देखेंगी। इसमें 62 सब्जेक्ट्स ऐसे रखे जो सभी स्टेट्स के अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। अपने अपने हिसाब से स्टेट्स उसमें उन पर काम कर सकती हैं और नियम बना सकती हैं। तो इनमें जो प्रमुख विषय हैं, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कॉमर्स जिसको बोलते हैं, कृषि, ये प्रमुख विषय हैं। उसके बाद एक सूची और बनाई, समवर्ती सूची इसको बोलते हैं। 2 सूची तो ऐसी बना दी, केंद्र सूची और राज्य सूची, जो क्लियर थी कि भाई ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, ये केंद्र सरकार के पास रहने चाहिए, पूरे देश में एक समान होने चाहिए, वो केंद्र सूची में रख दिए। राज्य सूची में ऐसे सब्जेक्ट रख दिए कि भाई ये तो प्रत्येक स्टेट के अलग अलग हो सकते हैं और स्टेट अपने हिसाब से कार्य कर सकती है, वो राज्य सूची में। कुछ विषय ऐसे बच गए जो एक तीसरी सूची में रख दिए, जो ऐसा लग रहा था कि भाई अलग अलग भी हो सकते हैं राज्य के, और नहीं पूरे देश के एक भी ठीक रहेगा, यानी मत एक के नहीं था। जिन पर ऐसे 52 सब्जेक्ट बचे, वो समवर्ती सूची में डाल दिए गए और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को दे दिया। लेकिन जब दोनों सरकारों पर को दे दिया दायित्व, तो कुछ ना कुछ झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। तो यदि ऐसा कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार का निर्णय मानना जाएगा। ठीक है। इसमें हमारा शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, विवाह आदि के। एजुकेशन जो हमारा वो इसी में है। अब समझें,
सामान्यतः राज्य सरकारें अपने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं और अपने हिसाब से ही राज्य सरकारें काम करती हैं, केंद्र दखल नहीं देता। लेकिन कोई राष्ट्रीय महत्व का कई बार कोई विचार आ जाता है, कोई तो केंद्र उसमें दखल देता है, तो ऑटोमेटिकली राज्यों का कानून निरस्त होकर केंद्र का लागू हो जाता है। जैसे आपको बताऊं, टीचर्स का जो ये टेट है आजकल पूरे देश में होता है, पहले हरियाणा सरकार ने शुरू किया था सबसे पहले। केंद्र सरकार ने कोई ये सही लगा तो उन्हें पूरे देश में लागू कर दिया। ऑटोमेटिकली फिर जो केंद्र सरकार ने लागू किया वो लागू हो गया, हरियाणा सरकार का रद्द हो गया। तो इस तरह से 3 सूचियों में कार्यों को बांटा है। केंद्र सूची जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची जिसमें राज्यों के अपने अपने अलग अलग विषय हो सकते हैं। समवर्ती सूची जिसमें पर दोनों बनाएंगे। लेकिन अन्य विषय चौथा जो है, सूचियां तो 3 हैं लेकिन हमने एक टॉपिक और रखा है क्योंकि कई नए नए सब्जेक्ट्स आते रहते हैं जो उस टाइम पर नहीं थे, अब हैं या कोई छूट गए हैं। जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आईटी या टेक्नोलॉजी जो उस समय पर नहीं थी, अब आई है। ये किस में आएगा? जो बाद में सब्जेक्ट आते हैं वो केंद्र के पास रहेंगे, यानी जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आए हैं वो केंद्र सरकार के पास रहेंगे। ठीक है। उसके बाद ये है विशेषाधिकार, इसी से रिलेटेड है। विशेषाधिकार क्या है? वैसे तो सभी राज्यों को बराबर अधिकार हैं, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य को कोई स्पेशल पावर्स दे दी जाती है, वो विशेषाधिकार होता है, उसको बोलते हैं। कोई कारण से, जैसे आप थोड़े से दिन पहले तक जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार थे, धारा 370 के तहत उनका अपना अलग संविधान था, अलग झंडा था, भारत के नियम उस पर लागू नहीं होते थे, तो वो विशेषाधिकार था, अब समाप्त हो गया है। तो ऐसे विशेषाधिकार भी कुछ राज्यों को मिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर का एक विशेष अधिकार था जो सबको पता था, लेकिन उसके अलावा भी और पूर्वोत्तर के स्टेट्स को बहुत विशेषाधिकार हैं। तो एक विशेषाधिकार अपवाद है एक प्रकार से, बाकी सभी राज्य बराबर हैं, सभी राज्यों को बराबर पावर्स हैं। विशेषाधिकार एक प्रकार से एक अपवाद है। तो आज ये भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, कार्यों का और पावर्स का कैसे बंटवारा किया गया है, ये हमने किया। ये हम पहले कर चुके थे कि यदि इस संघीय ढांचे में कोई परिवर्तन करना होता है तो वो अकेली केंद्र सरकार नहीं कर सकती, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कर सकती है। उसमें संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद आधे राज्यों से भी सहमति लेनी होती है। तो ये भारत का संघीय व्यवस्था आज हमने की। कल कुछ और टॉपिक इस लेसन से लेंगे। धन्यवाद।